हाय एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में फिक्स बाइसिंग सर्किट डिस्कस किया था। फिक्स बाइसिंग सर्किट और फिक्स बाइसिंग सर्किट में प्रॉब्लम क्या था कि आपका एस वन प्लस बीटा आया था। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका बीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है और इस वजह से आपका एस एक वैरिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो, आपके सर्किट में आपको पूछा गया है कि आपको आरबी और आरसी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके क्यू पॉइंट के वैल्यू दिए गए हैं 6 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर। तो आपको ये पता होना चाहिए क्यू पॉइंट का मतलब क्या है कि आपके वीसी का वैल्यू दिया गया है 6 वोल्ट और आपके कलेक्टर करंट का वैल्यू दिया गया है 1 मिली एम्पियर। आपका वीसीसी है 12 वोल्ट, आपका बीटा है, ये है बीटा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की वजह से कैपिटल भी टाइप किया है पर ये बीटा है। और आपका ये फॉरवर्ड जंक्शन जो हुआ है जंक्शन 1 उसका वैल्यू दिया गया है 0.7। तो यहां पे आपको पर्टिकुलर एक चीज पता होना चाहिए, जब भी आपको डीसी वैल्यूज दिए गए हैं, आपके सर्किट में पूरे डीसी वैल्यूज दिए गए हैं, तो आपको यहां पे करना कौन सा एनालिसिस, आपको करना है डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस में करते क्या है, कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, आपके कैपेसिटर को आपको ओपन सर्किट करना है। तो यहां पे मैं ओपन सर्किट कैसे करूंगा, यहां पे मैं ब्लैक पेन से इसे हटा देता हूं। ठीक है, आपके कैपेसिटर को मैंने ओपन सर्किट कर दिया। आपको सेपरेटली यहां पे ड्रॉ करना है, आपको आपके डायग्राम में ये सारी चीजें नहीं करनी है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेपरेटली यहां पे ड्रॉ करोगे। तो अभी यहां पे मेरे को सिंपल क्या करना होगा, केवीएल इक्वेशन अप्लाई करना होगा। केवीएल इक्वेशन अप्लाई, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करना होगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, आईबी करंट का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं कि ये वाला करंट आईबी है। आपका आईबी करंट क्या होगा, आपका आईबी करंट होगा आईसी डिवाइडेड बाय बीटा। आपका आईसी का वैल्यू क्या है 1 मिली, डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, आईबी इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर्स। 10 माइक्रो एम्पियर्स। अभी मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूं जो मैंने इनपुट में बनाया है। 12 माइनस 10 माइक्रो इंटू आरबी माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। यहां पे बीच में पेन बंद हो गया था। अगर आप आरबी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो कुछ मेगा ओम्स में आएगी, 1.13 मेगा ओम्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल आउटपुट पे केवीएल एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा। आउटपुट पे केवीएल एक्सप्रेशन अप्लाई, अगर आप आउटपुट पे केवीएल अप्लाई करोगे तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, 12 माइनस 1 मिली इंटू आरसी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आरसी का वैल्यू क्या आया, 6 किलो ओम्स। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जो फिक्स बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन पे था। अभी हम अपना नेक्स्ट बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जो है कलेक्टर टू बेस बाइसिंग। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करना है कि आपका एमिटर को आपने ग्राउंड किया है, मतलब ये वाला इनपुट है, ये वाला आउटपुट है। आउटपुट से फीडबैक आया है नेगेटिव इनपुट की तरफ। इसका मीनिंग क्या है कि मेरा सर्किट यहां पे स्टेबल बिहेव करेगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं यहां पे आपको करंट के एक्सप्रेशंस लिख के दे देता हूं। ये है आईबी प्लस आईसी, ये वाला जो करंट यहां से फ्लो रहा है उसका नाम क्या है, आईबी प्लस आईसी। ये वाले करंट का नाम है आईसी, ये वाले करंट का नाम है आईबी। अगर यहां पे आप केवीएल अप्लाई करोगे इनपुट में, अगर आप यहां पे केवीएल अप्लाई करोगे इनपुट में, मैं अभी फर्स्ट टाइम है इंट्रोडक्शन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए इक्वेशन यहां पे लिख के बताऊंगा, पर आगे मैं ये सारा चीज नहीं करूंगा। आप आगे मैं शायद से शॉर्टकट्स भी यूज कर सकता हूं। वीसीसी माइनस आईबी प्लस आईसी हो गया टाइम्स आरसी। ओके, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया। अभी आरबी के लिए लिखो, माइनस आईबी टाइम्स
माइनस आई बी टाइम्स आर बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको भूलना नहीं है ये वाले जंक्शन के अक्रॉस वी बी ई वोल्टेज होता है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे इसे स्प्लिट करो, वीसीसी माइनस आईसी बाय बीटा, मैंने क्या किया, आईबी को सबसे पहले मैं आईसी के फॉर्म में लिख रहा हूं स्प्लिट करने से पहले। ठीक है, मैं स्प्लिट करो बोला तो हूं, पर मैं पहले उसे आईसी के फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस आई बी टाइम्स आर बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू जीरो। देखो होता क्या है जनरली कि आपका बीटा का वैल्यू बहुत लार्ज होता है, आपका बीटा का वैल्यू क्या होता है, लार्ज, और बीटा लार्ज होने के कारण मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पर्टिकुलर टर्म्स टेंड्स टू जीरो होगा, ये वाला पर्टिकुलर टर्म अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। तो मैं उसे नेग्लेक्ट करके एक्सप्रेशन लिखता हूं वीसीसी। सेम यहां पे भी अगर मैं इस वाले टर्म को भी आईसी के फॉर्म में लिखूं तो वो मैं कैसे लिखूंगा, आईसी बाय बीटा, इसे भी मैं कैसे लिखूंगा, आईसी बाय बीटा। तो मेरे हिसाब से ये वाला भी टर्म हम बोल सकते हैं ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। तो ये दोनों टर्म्स को अगर मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो ये बनेगा माइनस आईसी टाइम्स आर सी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू जीरो। तो आपका आईसी एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, वीसीसी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आरसी। यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, कहां पे मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, मैंने क्या किया, मेरे बीटा वैल्यू को बहुत ही हाई वैल्यू समझा, मैंने अपने बीटा वैल्यू को बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू समझा, इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तक पहुंच पाया हूं। और इसके वैल्यू को क्या मैं बोल रहा हूं, आईसी क्यू, क्योंकि ये क्यू पॉइंट आपको बताएगा सर्किट का। आपका डीसी बाइसिंग क्या बताता है, क्यू पॉइंट बताता है। ठीक है, हमने इनपुट के लिए, इनपुट लूप के लिए आईसी क्यू फाइंड कर लिया। अब अगर हम आउटपुट पे केवल अप्लाई करेंगे तो मुझे वीसीई क्यू पता चलेगा, वीसीई क्यू। तो वो मैं पर्टिकुलर चीज येलो पेन से लिख रहा हूं, वीसीसी माइनस आईबी प्लस आईसी टाइम्स आरसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ही आईबी को रिप्लेस करोगे आईसी बाय बीटा से, आईसी बाय बीटा, और सेम अगर आप बताओगे कि ये वाला टर्म्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, तो आपका वीसीई क्यू का वैल्यू आता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके वीसीई क्यू का वैल्यू आता है वीसीसी माइनस आईसी टाइम्स आरसी। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो पर्टिकुलर कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग सर्किट का। कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग सर्किट में मैंने आपको आईसी क्यू कैसे फाइंड करना है, वीसीई क्यू कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। पर यहां पे मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ढूंढनी है, वो ढूंढना है स्टेबल है कि नहीं है सर्किट। तो देखो मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा सर्किट में तो आईसी नॉट डेफिनेटली इंक्रीज होगा, मेरा आईसी नॉट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर मेरा आईसी नॉट इंक्रीज हो रहा है, मैं बता सकता हूं मेरा आईसी इंक्रीज होगा, मेरा आईसी इंक्रीज हो गया। अगर मेरा आईसी इंक्रीज हो रहा है, अभी यहां पे दिमाग लगाने वाला चीज है, मेरा वीसीसी फिक्स्ड है, इस वजह से मैं बोल क्या सकता हूं, मेरा ये वाला करंट आईबी प्लस आईसी को फिक्स होना जरूरी है। अगर ये फिक्स है तो इसे फिक्स होना जरूरी है। अगर इस फिक्स वैल्यू में से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे कंपोनेंट को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज ही होना पड़ेगा, दूसरे कंपोनेंट को डिक्रीज होना पड़ेगा। मतलब मेरा आईबी करंट डिक्रीज हुआ। अगर आपका आईबी करंट डिक्रीज हो रहा है, आई क्या होता है आपका एमीटर करंट, क्या होता है आई, 1 प्लस बीटा टाइम्स आईबी। अगर आपका आईबी डिक्रीज हो रहा है, आप बता सकते हो कि आपका आई डिक्रीज हुआ होगा।
यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं आई डिक्रीज। मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए आपका आई क्या होता है, 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ ये अभी वापस, पर आप लिख सकते हो आई होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी। तो आपका आई करंट डिक्रीज हुआ। अगर आपका एमिटर ही इंजेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में, अगर इंजेक्शन वाला ही करंट डिक्रीज हो गया तो आपके आईसी करंट को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज ही होना पड़ेगा। मतलब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप क्या देख सकते हो, आपने स्टार्ट किया था कलेक्टर करंट इंक्रीज से, अभी वो डिक्रीज हो गया। फिक्स बाइसिंग सर्किट में क्या हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ। कलेक्टर करंट इंक्रीज होने के कारण जंक्शन टू रिवर्स बायस हीट अप हो गया, इस वजह से मेरा आईसी नॉट और इंक्रीज हो गया और आईसी इंक्रीज हुआ। आईसी इंक्रीज होने के कारण वापस से जंक्शन टू और हीट अप हो गया, वापस से आईसी नॉट इंक्रीज हुआ, वापस से आईसी इंक्रीज हुआ। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, वापस टेम्परेचर बढ़ रहा है, वापस कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। इस तरह से थर्मल रनअवे में चला जाता है। इस तरह से मेरा थर्मल रनअवे में चला जाता है फिक्स बाइसिंग सर्किट पर। यहां पे क्या हो रहा है, कलेक्टर करंट इंक्रीज होने के कारण, कलेक्टर करंट इंक्रीज होने के कारण ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट डिक्रीज होता है। इस वजह से होता क्या है कि आई करंट डिक्रीज होता है, उस वजह से होता है कि वापस आईसी करंट डिक्रीज होता है। इस तरह से सर्किट में स्टेबिलिटी आती है एक फीडबैक ऐड करने से। अभी यहां पे हम एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इरेज करता हूं। स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन मेरे हिसाब से आपको पता होगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डो आई बी बाय डो आई सी। मतलब मुझे एक तरीके से आई बी करंट का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू आई सी। ठीक है, तो वो वाला चीज भी हम कर लेंगे। पहले मैं इरेज करता हूं ये चीजें। इस एक्सप्रेशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें ये वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा। सिर्फ वीसीसी माइनस, वीसीसी क्या लिखा है, मेरा हैंडराइटिंग सुधर नहीं रहा है। वीसीसी माइनस आई बी टाइम्स आर सी माइनस आई सी टाइम्स आर सी माइनस आई बी टाइम्स आर बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू 0। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को विथ रेस्पेक्ट टू आई सी डेरिवेट करोगे तो क्या बनेगा, ये वाला 0 बनेगा, ये क्या बनेगा, डो आई बी बाय डो आई सी, यह है आर सी, यह है आई सी। आई सी को विथ रेस्पेक्ट टू आई सी डेरिवेट करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, आर सी, यहां पे वापस डो आई बी बाय डो आई सी। मैंने एक्सप्रेशन को विथ रेस्पेक्ट टू आई सी डेरिवेट किया है। ये वाला वी बी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी 0 बनेगा। तो डो आई बी बाय डो आई सी अगर आप करोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आर सी डिवाइडेड बाय, यहां पे मेरे हिसाब से आर बी आना चाहिए था, वो आएगा आर सी डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर बी, पर ये माइनस साइन के साथ। स्टेबिलिटी फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डो आई बी बाय डो आई सी। अगर आप ये पर्टिकुलर चीज यहां पे पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा यहां पे भी आएगा और यहां पे आएगा आर सी डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर बी। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आपने आपका बीटा बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू रखा, अगर आपने आपका बीटा बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू रखा तो ये 1 हट जाएगा, ये भी 1 कुछ काम का नहीं है। और एक तरह से आप बोल सकते हो मेरा न्यूमरेटर का बीटा और मेरा डिनोमिनेटर का बीटा कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। इस तरह से आपका स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा के इंडिपेंडेंट बन गया, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा आपका स्टेबिलिटी फैक्टर। फिक्स बाइसिंग सर्किट में क्या होता है, मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा पे डिपेंडेंट था और बीटा खुद टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है।
पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में मेरा बीटा से इंडिपेंडेंट बन सकता है सर्किट अगर मेरा बीटा का वैल्यू लार्ज हो। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। इन ए कॉमन एमिटर सर्किट एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हैविंग ए बीटा वैल्यू ऑफ 50, बीटा वैल्यू 50 दिया गया है, इज यूज विद वीसीसी इज इक्वल टू 10, आरसी इज इक्वल टू 2K। इफ ए 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ये कलेक्टर है, ये बेस है, मतलब ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 आपको दी गई है, 100K, सॉरी 100K पता होना ज़रूरी है, इसे 100K लिख दो, इसका वैल्यू है 100K। और VB आपका दिया गया है 0, VB 0 ही है क्या? अच्छा VB 0 है, मैं शॉक हूँ, VB 0, ठीक है VB 0 ही है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज आपका 0 है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ Q पॉइंट, आपको Q पॉइंट फाइंड करना है। तो मेरे हिसाब से हमने लास्ट स्लाइड में ही एक्सप्रेशन तो फाइंड किया था, पर वापस से आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ज़्यादा आसान है। इस पर्टिकुलर करंट को आप क्या नाम दे सकते हो? IE करंट नाम दे सकते हो, क्योंकि IB प्लस IC था, इसे IE नाम दे सकते हो। और आपका डीसी एनालिसिस आपको करना है, तो सबसे पहले इसे कलेक्टर को कैपेसिटर को आपको ओपन सर्किट करना है, तो इसे सबसे पहले ओपन सर्किट कर दो। तो मैंने इसे ओपन सर्किट कर दिया। काश इस पेन का निप का साइज थोड़ा बड़ा कर सकता, फटाफट मैं यहाँ पे सब कर सकता। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? डीसी एनालिसिस। ये भूलना मत, जब भी आप क्यू पॉइंट फाइंड करते हो, क्यू पॉइंट कैसे मिलता है? डीसी एनालिसिस से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ। ये वाला करंट है आपका IB और ये वाला करंट है आपका IC, और IB प्लस IC आपका I करंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 10 माइनस 2K इंटू IE। मैं इनपुट पे लगा रहा हूँ KVL, ठीक है। कहाँ पे लगा रहा हूँ? इनपुट पे। इस पर्टिकुलर लूप में KVL लगा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लूप में KVL। माइनस क्या आएगा? 100K इंटू IB माइनस 0 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया ये देखो, 10 माइनस 2K इंटू आई, माइनस 2K इंटू आई ये वाला पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और करंट, माइनस 100K इंटू IB ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला करंट, माइनस 0 ये वाला वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, आई के जगह IB लिख देता हूं, आई की जगह क्या लिखता हूं? IB के फॉर्म में लिखता हूं। तो कैसे लिखेंगे? यहां पे 1 प्लस बीटा टाइम्स IB लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस बीटा टाइम्स IB हम लिख सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप अच्छी तरीके से लिखोगे तो ये क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2K इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 100K, और बीटा का वैल्यू भी आपको दिया गया है 50, तो बीटा की जगह 50 पुट करो। बीटा क्या है यहां पे? 50 है। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा उसका डायरेक्टली मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं, 49.5 माइक्रो एम्पियर। यहां पे मैं कैलकुलेट करते नहीं रहूंगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। 49.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। आपने IB का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आपको IC के लिए क्या करना होगा? आपको IC के लिए क्या करना है? सिंपल, आपको IC के लिए क्या करना है? एम्पियर ऐसा मरा हुआ क्यों है? मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ कुछ चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाओ तो। IC करंट क्या होगा? बीटा टाइम्स IB, मतलब 50 इंटू 49.5 माइक्रो। यहाँ पे जो भी आंसर है वो आपका ICQ है। तो एक तरीके से आपने Q पॉइंट में का IC करंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आपका IC करंट आ गया।
मेरे हिसाब से अगर आप आई करंट भी फाइंड कर सकते हो, यहां से आप आई करंट कैसे फाइंड करोगे, 1 + बीटा मतलब 1 + 50 इंटू 49.5 माइक्रो। तो यहां पे आपको आई करंट का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर लूप में केवीएल अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे VCE फाइंड करना है। तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं 10 - 2K इंटू आई, तो आई की जगह ये लिख दो, इंटू 51 इंटू 49.5 माइक्रो माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अगर आप इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करोगे आपको VCE का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से आपको VCE का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये VCQ आपको मिल गया, ICQ आपने पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको बाद में क्या पूछा गया है, स्टेबिलिटी फैक्टर S पूछा गया है। स्टेबिलिटी फैक्टर S का मैंने क्या बताया था आपको, स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या आया था हमें इसमें, 1 + बीटा आया था डिवाइडेड बाय 1 + बीटा RC बाय RC + RB, यही आया था राइट। मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया था। तो यही सेम आपको एक्सप्रेशन वहां पे लिखना है, ये आपको सेम एक्सप्रेशन यहां पे लिखना है। तो मैं ये इरेज कर देता हूं। आपको अभी क्या करना है, स्टेबिलिटी फैक्टर S फाइंड करना है। तो ये क्या है, 1 + बीटा 1 + 50 डिवाइडेड बाय 1 + 50 इंटू RB है ना, हाँ, इंटू RC बाय RC + RB। RC क्या है, 2K है, आपको यहां पे दिया गया है। RC क्या है, 2K। RB क्या है, 100K। यहां पे लिख दो, इंटू 2K डिवाइडेड बाय 2K + 100K। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे तभी आपको S का वैल्यू आ जाएगा। S का वैल्यू क्या आएगा, 25.75। आप वेरीफाई कर सकते हो, 25.75 वैल्यू आना चाहिए, राइट है। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और ये वाला मैं आंसर सॉल्विंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अप्रोच पे ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा चीज आपके कैलकुलेशन के स्पीड पे डिपेंडेंट है, जो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो है फिक्स बायस विथ एमिटर रेजिस्टेंस। फिक्स बायस मतलब अभी भी आपका VCC पे ही पूरा डिपेंडेंट है, VCC आपका बायसिंग कर रहा है, पर यहां पे आपने एमिटर रेजिस्टेंस ऐड किया है। एक तरीके से आप इसे एमिटर बायस भी कहते हैं, और ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये मैं आपको बताता हूं कैसे ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। इसे 0.7 ले लो या फिर VB ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो इनपुट पे मैं सबसे पहले केवीएल अप्लाई करता हूं, इनपुट पे। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, अगर मैं इनपुट पे केवीएल अप्लाई करूंगा, मैं इनपुट पे केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, VCC माइनस IB टाइम्स RB माइनस 0.7 माइनस IE टाइम्स RE इज इक्वल टू 0। अगर आप IE को 1 + बीटा टाइम्स, अगर आप क्या कर सकते हो, इस IE को कैसे लिख सकते हो, 1 + बीटा टाइम्स IB लिख सकते हो, राइट। तो अगर मैं ये IB को और ये IB को कॉमन ले लूं तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, VCC माइनस IB, आपने IB कॉमन ले लिया, यहां पे RB बचा और यहां पे 1 + बीटा टाइम्स RE बचा। ठीक है, आपने IB कॉमन ले लिया है। माइनस 0.7 बचा हुआ लिख दो। ठीक है, आपको क्या करना था, सिंपल मैं यहां पे बता दूं, मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। मैंने IE के जगह 1 + बीटा टाइम्स IB लिखा है। मैंने IE के जगह 1 + बीटा टाइम्स IB, या फिर मैं यहां पे लिख ही देता हूं, ये तो बहुत लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगा।
मैंने क्या किया, अंडू गुंडू तो नहीं करके रख दिया, 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई टाइम्स आई बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी आपको क्लियर होना चाहिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे अभी स्पीड मैटर करेगा। मैंने आई बी यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया था और ये वाला एक्सप्रेशन लिखा। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप आई बी के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन लिखोगे तो आई बी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन कैसे आएगा, वी सी सी माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई। अगर आप इसे बीटा से मल्टीप्लाई करोगे और इस एक्सप्रेशन को भी बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो आपका वैल्यू आता है वो आता है आपका कलेक्टर करंट IC। तो एक तरीके से आपने ICQ फाइंड कर लिया आपके सर्किट में, आपने ICQ फाइंड कर लिया आपके सर्किट में। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस पर्टिकुलर ब्रांच में KVL अप्लाई करना है। तो यहां पे मैं नीचे अप्लाई करता हूं, VCC माइनस IC टाइम्स RC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो VC आपका VC इक्वल टू 0 नहीं, आपका नीचे ये वाला भी तो रेजिस्टेंस है, तो उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। इतना काम आसान नहीं है। माइनस IE टाइम्स RE इज इक्वल टू 0। और जब भी आपका बीटा बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू होता है, जब भी आपका बीटा बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो ये अप्रॉक्सीमेशन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये भी आपका बीटा बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है, उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो, आपका IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आपका IE है, आपका IC आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE है। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे IE की जगह क्या लिख सकता हूँ, IC लिख सकता हूँ। इस हिसाब से मेरा VCE क्या आया, अगर मैं VCE का एक्सप्रेशन आपको लिख के बताऊं, आपका VCE आया VCC माइनस RC प्लस RE टाइम्स IC। यह अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है VCC माइनस IC RC प्लस RE। तो आपने ICQ भी फाइंड कर लिया, VCEQ भी फाइंड कर लिया, मतलब आपने Q पॉइंट डिटरमाइन कर लिया आपके फिक्स बायस एमीटर में। यहां पे अभी मुझे कमेंट क्या करना है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में स्टेबल बिहेव करेगा कि नहीं। तो चलो स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में कमेंट करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उस वजह से होगा क्या कि आपका IC नॉट इंक्रीज होगा। चलो IC नॉट इंक्रीज होगा। अगर आपका IC नॉट इंक्रीज होगा तो आपका IC इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज हो गया। अगर आपका IC इंक्रीज होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं, मेरा IC और मेरा I, आप देख सकते हो मेरा IC और मेरा I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है यहाँ पे, तो मेरा IE भी इंक्रीज हुआ, मेरा IE भी इंक्रीज हुआ। अगर आपका IE करंट इंक्रीज हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं, मेरा ये वाला वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, मेरा यहां का वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा। जिस वजह से मैं बोल सकता हूं, अगर मेरा यहां पे करंट IB फ्लो हो रहा है, अगर ये वाला वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है, इस रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है, तो होगा क्या कि मेरा IB करंट डिक्रीज होगा, मेरा IB करंट डिक्रीज होगा। और मेरा IC करंट क्या होता है, आपका IC करंट क्या होता है, बीटा टाइम्स IB। अगर आपका IB डिक्रीज हो रहा है तो आपका वापस से क्या हुआ, आपका IC इस बार डिक्रीज हुआ। मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया था, आपका IC करंट इंक्रीज से और वापस से आपका IC करंट डिक्रीज हुआ। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ तो ये मेरा फिक्स बायस सर्किट एक तरीके से स्टेबिलिटी मुझे प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह से उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग बनाए ताकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में भी उन्हें स्टेबिलिटी मिल सके।
देख सकते हो टेम्परेचर को लोगों ने कितना इंपॉर्टेंस दिया है जब ये सर्किट वो बना रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। वीसीसी इनपुट में लगाना है, ठीक है, इनपुट में हमेशा एक्सप्रेशन लगाना स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए। वीसीसी माइनस आई बी टाइम्स आर बी माइनस 0.7 यहाँ पे का वोल्टेज ड्रॉप माइनस 1 प्लस बीटा टाइम्स, या फिर इसे आई करंट लिख दो, यहाँ पे इसे आई करंट ही लिख दो, इसे आई करंट ही लिख दो, इस करंट को आई करंट ही लिख दो, आई टाइम्स आर ई इज इक्वल टू 0। मैंने सिंपल केवीएल लगाया है इनपुट में। अब मैं आई की जगह क्या लिखूंगा, आई बी प्लस आई सी, आई बी टाइम्स आर बी माइनस 0.7 माइनस आई बी टाइम्स आर ई माइनस आई सी टाइम्स आर ई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मेरे आई को आई बी प्लस आई सी लिख दिया, मेरे आई को आई बी प्लस आई सी लिख दिया, इसलिए यहाँ पे दो टर्म्स आए। अब मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूंगा, डो आई बी बाय डो आई सी कैलकुलेट करूंगा, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे डो आई बी बाय डो आई सी आया, यहाँ पे आर बी आया, इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यहाँ पे 0 आया, कांस्टेंट को डेरिवेट करूंगा 0 ही आएगा। यहाँ पे डो आई बी बाय डो आई सी वापस डो आई बी बाय डो आई सी टाइम्स आर ई, अगर आई सी को भी रिस्पेक्ट टू आई सी डेरिवेट करूंगा तो 1 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े इसको अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि ये मोबाइल में भी बहुत लोग मेरा वीडियो देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ अच्छी तरीके से देखें। तो डो आई बी बाय डो आई सी अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये डो आई बी बाय डो आई सी का माइनस आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर बी, आर ई प्लस आर बी। अगर आप स्टेबिलिटी फैक्टर यहां पे लिखोगे तो 1 प्लस बीटा, हमेशा की तरह मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी फैक्टर का आपको डेफिनेशन अभी तक बाय हार्ट हो जाना चाहिए। एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पे आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर बी। रुको जरा, आर ई प्लस आर बी। तो आप देख सकते हो यहां पे भी अगर आप देखोगे, एक मिनट, मेरा आर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है क्योंकि ये नीचे है ना। अगर आप देखोगे आप बीटा को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रख सकते हो, आप बीटा को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रख सकते हो, जिस वजह से ये वाला 1 नेग्लिजिबल होगा, और बाद में आप क्या बोल सकते हो कि आपने बीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो एक तरीके से आपका स्टेबिलिटी बीटा के इंडिपेंडेंट बन गया। बीटा के इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी बनना मतलब टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट आपका बन गया है स्टेबिलिटी। इस तरह से आपको फिक्स बायसिंग एमिटर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर में इतना ही चीज़ें इनाफ है। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं और कॉन्फ़िगरेशंस वाला चीज़ ख़त्म करते हैं। बाय।